नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। आरईसी लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अगले 3 वर्षों में देश में बिजली, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा और देश भर में आवश्यक सेवाओं तक बढ़ेगी लोगों की पहुंच। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने की दी मंजूरी। कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रदान की जाएगी प्रति किलो 10 रुपये की अतिरिक्त राशि। सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी रकम। शिंदे सरकार का दूध उत्पादकों को लेकर बड़ा फैसला। दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी जारी करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राज्य द्वारा अपना योगदान हस्तांतरित करने से पहले सहकारी और निजी दूध डेयरियों को पहले उत्पादकों के बैंक खातों में जमा करना होगा पैसा। और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित। भोपाल के कई हिस्सों में बारिश होने से तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए शीतकालीन छुट्टियां 2 दिन बढ़ी। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आरईसी लिमिटेड ने अगले 3 वर्षों में देश में बिजली, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराने हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूत करने की तत्काल जरूरत को समझते हुए आरईसी लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा टिकाऊ विकास को आगे बढ़ाने और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की साझा दृष्टि के साथ एकजुट हुए हैं। ये दोनों संस्थान संसाधनों और विशेषज्ञता के साथ लेकर उन पहलों की मदद करने का प्रयास करती है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी और देश भर में आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाएंगी। श्री अन्न यानी मिलेट्स उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिलेट्स उत्पादक किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंशाना ने बताया कि इसमें श्री अन्न, कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाएगी। ये राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी। कृषि मंत्री कंशाना ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोदो, कुटकी की खेती मंडाला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, सिवनी और बैतूल जिलों में होती है। उन्होंने बताया कि मिलेट फसलें विषम जलवायु के प्रति सहनशील हैं तथा कम उपजाऊ भूमियों में भी अच्छी पैदावार देने में सक्षम है। और अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने दूध उत्पादकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को कैबिनेट ने राज्य में दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य द्वारा अपना योगदान हस्तांतरित करने से पहले सहकारी और निजी डेयरियों को पहले उत्पादकों के बैंक खातों में पैसा जमा कराना होगा। 5 रुपये की सब्सिडी से दूध उत्पादक किसानों को 32 रुपये का भाव मिलेगा। दूध उत्पादक किसानों के लिए ये बड़ी राहत है। यदि दर 32 रुपये तय की गई तो दुग्ध संघों को किसान को 27 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करना होगा। सरकार ने दूध के मानकों को 3.5 वसा और 8.5 SNF पर तय किया है, जिसमें अधिक या कम मानक का प्रावधान है। इस निर्णय की घोषणा पिछले महीने आयोजित राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में की गई थी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तर प्रदेश के बागपत में 14 MLD सीवेज उपचार संयंत्र STP और 2.4 किलोमीटर लंबे इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन IND नेटवर्क का उद्घाटन किया। परियोजना का मुख्य उद्देश्य नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ DBOT प्रणाली के अंतर्गत 14 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले अति आधुनिक सीवेज उपचार संयंत्र की स्थापना करना है। परियोजना की अनुमानित लागत 77.36 करोड़ रुपए है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा और यमुना नदी के जल को शुद्ध करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। शेखावत ने कहा कि पुनर्जीवित कार्यों ने गंगा नदी में जलीय जीवन की वापसी को संभव बनाया है, जिसमें मछलियों, कछुओं और डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि हुई है, जो नदी के निरंतर जीवन शक्ति की पुष्टि करती है।
और देश के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी रहने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा जारी रहने की आशंका है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इस बीच दिल्ली में भी लोगों को हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा है। भोपाल के कई हिस्सों में बारिश होने से तापमान में गिरावट आ गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए शीतकालीन छुट्टियां 2 दिन बढ़ा दी गई हैं। नई दिल्ली में दलहन में आत्मनिर्भरता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया और तूर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद एवं भुगतान पोर्टल का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने दिसंबर 2027 तक देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में भारत सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत के तुअर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद एवं भुगतान के लिए पोर्टल का लोकार्पण किया। दलहन में आत्मनिर्भरता विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी व नेफेड ई समृद्धि पोर्टल और एनसीसी ऐप पोर्टल के लोकार्पण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसान केंद्रित इस पहल का उद्देश्य तुअर उत्पादक किसानों को नेफेड और एनसीसी ऐप द्वारा खरीद सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को और सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से बेहतर कीमतों के साथ सशक्त बनाना है। उन्होंने किसानों से दलहन का रकबा बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि दिसंबर 2027 के अंत तक देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य है, जिसे हम सब हासिल करने में कामयाब होंगे। आजादी के 75 साल के बाद दलहन का आयात करना हम सब के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए मोदी जी ने दलहन के क्षेत्र पर एक बड़ा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस पोर्टल से किसान जुड़ेंगे तो उनको दलहन की उपज के वाजिब दाम मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक तरक्की होगी। किसानों के हित में लगातार ठोस कदम उठाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा कृषि के क्षेत्र को सतत बढ़ावा दे रही है, जिसमें दलहन में देश आत्मनिर्भर होने का एक अहम लक्ष्य है। समारोह के दौरान इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी विजन की वजह से देश की समृद्धि में सहकारिता का योगदान बढ़ रहा है। सहकारिता के माध्यम से सिर्फ किसान ही नहीं, लघु उद्योग से लेके गरीब महिलाएं, युवाओं को सबको रोजगारी मिले, किसान समृद्ध हो। इसीलिए किसान जो उत्पादक करता है हर चीज़ का मूल्यवर्धक बना के एक्सपोर्ट करके सही बीज मिल के उनको मिले, सभी दिशाओं को उन्होंने खोल दिया है और उनकी वजह से ही किसान तो समृद्ध हो गए, लेकिन देश की समृद्धि में किसान और सहकारिता का योगदान मुख्य रहेगा। इस दौरान क्रिबको के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह ने कहा कि देश में 8 लाख सहकारी समितियां हैं। भारत सहकारिता मॉडल के जरिए पूरी दुनिया का आज नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के लोग हमारे सहकारी आंदोलन से प्रेरणा ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं। तमाम हमारे जो कार्यक्रम हैं कि किसान के खेत का उत्पादन कैसे बढ़े, उनको बाज़ार में अच्छी कीमत कैसे मिले, विभिन्न जो क्रियाकलाप हैं उनमें हमारी सहकारी संस्थाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इसके लिए इस पैटर्न पे दुनिया के सहकारी आंदोलन के लोग हमारे से सीख रहे हैं। बहुत से लोग
कार्यक्रम के विषय पर बोलते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव और नेफेड के प्रबंध निदेशक रितेश चौहान ने कहा कि ये पोर्टल तुअर उत्पादक किसानों की आर्थिक उन्नति का बेहतर प्लेटफॉर्म है। सहकार से समृद्धि की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है उसको फलीभूत करने के लिए नेफेड ने एक पोर्टल का निर्माण किया है। अब हम हर एक कमोडिटी के लिए कोशिश करेंगे कि किसानों को डायरेक्टली इस पोर्टल पे एनरोल करें और उनकी वेरिफिकेशन करके जो पैसा सरकार का जाता है वो डायरेक्टली किसान के खाते में जाए। इस दौरान एनसीसीएफ की प्रबंध निदेशक एन जोसेफ चंद्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की इस पहल से किसानों को उनके उत्पादों के वाजिब दाम मिलने के साथ देश में तुअर दाल का रकबा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका मेन उद्देश्य है कि दलहन आयात निर्भरता कम करना है और देश में जो किसानों हैं जो दलहन का खेती करते हैं उनको राइट प्राइस मिले। एट द सेम टाइम जो कंज्यूमर्स है उनको भी राइट प्राइस में रिटेल मार्केट में दलहन मिल जाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। कार्यक्रम में मौजूद सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सहकार से समृद्धि अभियान को किसानों के हित में बताया। आने वाला पीरियड मुझे लग रहा है कि एल नीनो का बड़ा संकट है और एल नीनो के जरिए चलते हुए सारे एग्रीकल्चर क्रॉप पे उसका असर आने वाला है। तो उसमें ये जो स्टेप लेने जा रही है गवर्नमेंट, ये अपने आप में एक अच्छी स्टेप है, सही समय पे है और फार्मर्स के हित में है। नेफेड के माध्यम से ये बहुत बड़ी सहायता है, जो कि चने की दाल मार्केट में 110 रुपये के आसपास मिलती है, 40% सस्ते रेट पे आज अवेलेबल है। चाहे बिग स्टोर जो रिलायंस स्टोर्स हैं, बिग बास्केट्स है, सब जगह ये माल 60 रुपये किलो चने की दाल अवेलेबल है। ये बहुत बड़ा भारत सरकार का एक साहसिक कदम है गरीबों की मदद कर। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा इस पहल से उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नेफेड और एनसीसीएफ के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से दालों के बफर स्टॉक के लिए खरीद की जाएगी और एमएसपी या बाजार मूल्य या जो भी अधिक हो उसका भुगतान किसानों को किया जाएगा, जिससे घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ देश में आयात निर्भरता कम होने से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का महत्वपूर्ण काम होगा। दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को संकल्पित और साकारित करने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में तुअर दाल पंजीकरण, खरीद और भुगतान पोर्टल की शुरुआत की है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की इस पहल से एक और जहां दलहन उत्पादन का देश में रकबा बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को उत्पाद के वाजिब दाम मिलने के साथ साथ दलहन आयात की निर्भरता भी देश में कम होगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन एके के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान पर बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन किया गया है। एक्सपो को लेकर स्थानीय लोगों में विशेषकर युवाओं में खासा उत्साह है। युवाओं ने उम्मीद जताई है कि एक्सपो से राज्य में रोजगार की नई राह खुलेगी। इस मौके पर अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि बीते वर्षों में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल चुकी है और आज वह दिन ब दिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की प्रगति की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के रूप में भारत की स्थिति का विशेष उल्लेख किया, जिसमें चीन की तुलना में अधिक संख्या में यूनिकॉर्न हैं। मैंने आंखों से देखा था और आज के दिन कितना बदलाव आ गया। G20 की जो बैठक यहाँ पर हुई, जो G20 के प्रतिनिधि यहाँ पर आए, वो कितनी सुनहरी यादें लेकर यहाँ से गई। कश्मीर को देखकर वो कितने प्रभावित हुए। टूरिज्म का कितना बढ़ावा यहाँ पर हो रहा है, लोगों का कितना उत्साह बढ़ रहा है, लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि शांति है, स्टेबिलिटी है, पब्लिक ऑर्डर है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि साल 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार से जन जन को लाभ पहुंचाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों को हर आखिरी आदमी तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में आज स्टार्टअप की संख्या बढ़ती जा रही है। डेयरी स्टार्टअप्स, उसको बढ़ावा देने का काम भी बायोटेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सी सक्सेस स्टोरीज है। यहाँ बगल में 10 किलोमीटर दूर ही एक डेयरी स्टार्टअप कायम किया गया है, जहां पर के 2 बीटेक और 1 MBA लड़का बंगलौर से अपनी कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़ करके अपना काम प्रारंभ किए हुए, क्योंकि पूरी तरह का सहयोग और सहायता हमारी तरफ से उपलब्ध है।
ड्रग फार्मेसी को लेकर के हिंदुस्तान का पहला कैनाबिस मेडिसिनल प्लांट, यानी भांग को लेकर के कैसे उसमें से दवा औषधि तैयार की जा सकती है, पेन किलर जो कैंसर में काम आएगी, डायबिटीज में काम आएगी, और इस क्षेत्र में बड़े प्रयास के बाद उसको काम शुरू किया गया ताकि ये संदेश भी जाए कि यहाँ पर इस क्षेत्र में जो ड्रग अब्यूज की बात अक्सर की जाती है, शायद युवाओं में ये संदेश जाए कि इसी ड्रग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं। और आइए बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। बिहार में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं नए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा रहा है। लाभार्थियों के बीच योजनाओं को लेकर बेहद उत्साह बना हुआ है। देश भर में आम लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ देने के मकसद से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के मोहनिया गांव पहुंची। इस अवसर पर देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। वहीं विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे। इस पर जानकारी लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मुजफ्फरपुर जिले की दामोदरपुर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। यहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। स्टॉल लगाकर आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, सुकन्या समृद्धि योजना और उज्ज्वला गैस योजना के लिए नए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। देश को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आम लोगों को शपथ दिलाई गई। किशनगंज जिले की तुलसिया पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। यहां वेबकास्टिंग के जरिए ग्रामीणों को केंद्रीय योजनाओं से रूबरू कराया गया। यहां पर किसानों को ड्रोन खेती के बारे में जानकारी दी गई। वहीं मेडिकल कैंप में मुफ्त में लोगों की स्वास्थ्य जांच करने के साथ ही उन्हें दवाइयों का वितरण किया गया। सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड की सोहटा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। यहां पर एलईडी पर फिल्म दिखाकर लोगों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं मेडिकल कैंप में लोगों की मुफ्त में स्वास्थ्य जांच की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा जीवंत कारवां बनता जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर कोई इसके लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा कर रहा है। तो आइए सुनते हैं लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी। जैसे आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है, उसके लिए हम गरीबों को जो है बहुत बहुत ठोकर खानी पड़ती थी। अभी इसके लिए मुफ्त में इलाज हो रहा है, बहुत अच्छी है और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद। ये मोदी जी का बहुत ही अच्छा स्कीम है, जिसके लिए किसान जो बहुत दिन से पहले भी परेशान था, उसका उपज नहीं हो पाता था। अभी जो 2000 करके मिल रहा है उनको साल में शायद 3 बार मिलता है। तो इसके लिए तो मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं किसान के लिए। सर, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर ये योजना नहीं होता, आज 2 लाख 4 लाख रुपया लेने के लिए पर्सनल घर देना पड़ता है, लेकिन इसमें हमको कुछ भी नहीं देना पड़ा। बस एक फैक्ट्री अपना दिखाया और प्रधानमंत्री के जी के द्वारा जो योजना था उसके आधार पे हमको 7 लाख रुपया का लोन मिला। जीवन ज्योति प्रधानमंत्री जी की तरफ से योजना है, जिसमें नॉर्मल मृत्यु के बाद भी जो है 2 लाख का जो है बीमा का पॉलिसी है सर। मैंने आयुष्मान कार्ड का भी लाभ लिया हूँ। मेरा हाथ टूट गया था, ऑपरेशन करने के लिए उधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन आयुष्मान कार्ड से मेरा 1.5 लाख का इलाज हो गया। उसके बाद मैंने शौचालय का भी लाभ लिया और लाभ लेने के बाद भी अपने गांव में सभी आदमी को लाभ दिवाया भी। उसके बाद आयुष्मान कार्ड का भी लाभ लिया हूं मैंने अभी तक। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पहले यह दिक्कत रहे, धुआं आँख में लागे रहे, मोदी के धन्यवाद दै छियै गैस दल के, तो ओकर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद दै छियै मोदी के, बहुत सहूलियत कैलकै हमरा आर के। फायदा यही हो रहा है कि गैस सिलेंडर पे खाना बनाते हैं, चूल्हा से खाना बनाते हैं, कोई चीज की बीमारी नहीं होता है, यही फायदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बोकारो के राजा बेड़ा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचने में ग्रामीणों में खासा उत्साह दिखा। मौके पर ग्रामीणों को केंद्र की योजनाओं से रूबरू कराया गया और लाभार्थियों ने साझा की अपनी कहानी। बोकारो जिले के अलग अलग पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के जरिए ग्रामीणों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
इसी कड़ी में जब जागरूकता रथ राजा बेड़ा गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया। मौके पर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की लाभुक शांति देवी ने इसके फायदे गिनाए, जबकि आयुष्मान की लाभुक दीपा सोरेन ने कहा कि अगर यह सहारा नहीं होता तो आज उनका परिवार नहीं बचता। मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो मैं उसमें से डिलीवरी पेशेंट में थी, उसमें मेरा बच्चा का वजन कम था तो उसी में से मेरा बच्चा का इलाज हुआ। सब कुछ का सुविधा है और चावल उवल कार्ड उड का सब कुछ व्यवस्था है और हम लोग को सब कुछ का लाभ मिलता है। कार्यक्रम के दौरान माला देवी और रानी देवी ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के फायदे बताए और कहा कि समूह से जुड़कर उन्हें आर्थिक मदद मिली और आज वो आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ रही हैं। अपने एक राशन का दुकान खोली हूँ, मैं खुद दुकान पे रहती हूँ, खुद दुकान चलाती हूँ। 2018 से पहले हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, अभी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधार आ चुकी है। यहाँ पे हम लोग को जो CLF ग्राम संगठन बन गया है, समूह बने हैं, तो वहाँ से भी हम लोग को लोन मिलता है। लोन लेके हम लोग बहुत सारा आजीविका को बढ़ाए हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल और स्थानीय मुखिया बीना देवी ने इस यात्रा का मकसद समझाया और वंचितों से योजनाओं का फायदा उठाने की अपील की। भारत आजाद भेले 1947 में और 2047 में 100 साल पूरा होते, तो 100 साल में भारत पूर्ण रूपेण विकसित होवे चाहिए, ये संकल्प है। आज का कार्यक्रम के लिए हम लोग इसलिए रखे हैं जो मोदी के लिए विकसित हो सके। इस कार्यक्रम में महिलाओं की खूब भागीदारी दिख रही है। इस दौरान लोगों ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली और विकसित भारत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प भी लिया। बोकारो से मनोज कुमार के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। बिहार में गेहूं की बुआई करें, यहीं गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मक्के के खेत में निराई कर सकते हैं, मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें। साथ ही मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बिहार में काबुली चने की बुआई करें। अभी प्याज के खेत से खरपतवार निकाल लें। प्याज की रोपाई भी करते रहें। प्याज के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू के खेत में सिंचाई करें। आलू के खेत में निराई करते रहें। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। बिहार में लाल मिर्च और बैगन के खेत में निराई करते रहें। झारखंड में गेहूं की बुआई करते रहें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों की बुआई कर लें। इस समय आलू की बुआई करें। आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक प्रयोग कर सकते हैं। अभी प्याज की बुआई करते रहें। झारखंड में टमाटर की बुआई करें। साथ ही बैगन की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। यहाँ काबुली चने में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करते रहें। और आइए अब जानेंगे कुछ और खबरें खास खबर में। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में राशन घोटाला मामले में छापेमारी करने गए प्रवर्तन निदेशालय अधिकारियों पर भीड़ ने हमला कर दिया। ईडी की टीम जब टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पहुंची तो करीब 100 से 200 स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय ने INLD के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया है। पिछले वर्ष मणिपुर में हिंसा के कारणों की जांच के लिए गठित गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में जांच आयोग ने शपथ पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24 तारीख तक बढ़ा दी है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद मामले में दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था कि जिस जगह ईदगाह मस्जिद है वहीं श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। कोर्ट उस जगह पर हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार सुनिश्चित करे।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल दौरे के आखिरी दिन शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में 59 पूर्ण निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय की नई इमारत भी शामिल है। इसे भारत सरकार की अनुदान सहायता से बनाया गया है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। देश भर में गणतंत्र दिवस की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर शुक्रवार को तड़के परेड की रिहर्सल की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों विंगों से निर्मित एनसीसी कैडेटों के एक दल ने उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वाणिज्य और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय सामानों के लिए एक शोरूम और गोदाम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नियोजित भारत पार्क दुनिया के अन्य देशों को भारतीय सामान खरीदने की सुविधा प्रदान करेगा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।